हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। तो इसी वीडियो का आप सबको इंतजार था कि 21 सितंबर को भी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हो चुका है। पेपर कैसा था, पेपर का एनालिसिस करो और तीनों पेपर को कंपेयर करो जो 3 शिफ्ट में हुए हैं। एक 21 सितंबर को एक शिफ्ट में हुआ और 18 सितंबर को 2 शिफ्ट में पेपर हुए। तो तीनों में से कौन सा सबसे टफ पेपर था? सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन से पेपर टफ थे, कौन से ईजी थे और तीनों पेपर का लेवल क्या है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कब रिजल्ट आएगा, आप सबके मन में कुछ ऐसे ही सवाल चल रहे होंगे। और सर अब आगे क्या कर सकते हैं हम, क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए? तो उसके लिए भी आपके लिए एक खुशखबरी है, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो आप लोगों के लिए, जो पर्टिकुलरली एस टाइप के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटली ऑनगोइंग उनकी प्रिपरेशन है, अच्छी स्टेज पे उनकी प्रिपरेशन है, उन लोगों के लिए क्या क्या उम्मीद है। तो दोस्तों देखो, मैं अपना ओपिनियन रख दूंगा तो आप सब क्या है बीच में नीचे कमेंट में आके नेगेटिविटी क्रिएट करने लग जाओगे। बट स्टिल मैं आप लोगों का ओपिनियन के बेस पे देखो कैसे मैं आपको बताता हूं कि कौन सा पेपर टफ है। आप खुद ही जज कर लेना इस चीज को। ये पेपर के बारे में मैंने रिव्यू लिया था 3 दिन पहले, 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट पेपर के लिए, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 2600 लोगों ने वोट कर रखा है। तो इसमें टफ बता रखा है 70% लोगों ने। हम मेजोरिटी को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं और हम मेजोरिटी के बेस पे ही जज करते हैं कि पेपर किस लेवल का आया था। इसमें इन्होंने बताया है कि टफ और 18% लोगों ने बताया है मॉडरेट। इजी बताने वाले 10-13% लोग हैं जो शायद पेपर दिए या नहीं दिए, या दिए तो उनको लगा भी हो सकता है, या फिर वो सिर्फ पार्ट ए के बेस पे बता दिए या ओवरऑल कंबाइन बताए, मे भी हो सकता है। तो ठीक है, 13% लोगों को इजी लगा, लेकिन जो ऊपरी ऊपरी इस वाले शिफ्ट में पेपर दिख रहा है वो है टफ। फिर बात करते हैं जो सेकंड शिफ्ट में 18 सितंबर को सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके पेपर के बारे में। उसमें भी लोगों ने अभी तक 2600 वोट्स कर रखे हैं। हमारे कम्युनिटी टैब में मैंने सबसे पूछा था कि पेपर कैसा था, तो उसमें टफ बताने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। यहां पे 69% लोगों ने टफ बोला था, यहां पे 77% लोगों ने टफ बोला है। ऑलमोस्ट 80% के आसपास वो लोग हैं जो टफ बता रहे हैं और 90% के आसपास वो लोग हैं जो इसको टफ से लेके मॉडरेट बता रहे हैं। ऑलमोस्ट टफ ही मान लो, जो मॉडरेट बोल रहा है वो पार्ट ए इजी लगा होगा, पार्ट बी टफ लगा होगा, इस बेस पे मॉडरेट बोल रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आज के पेपर के लिए जो कि 21 सितंबर को हुआ था, जो कि कल पेपर कंप्लीट हुआ है। तो इसमें जब वोट लिया था तो 1700 लोगों ने वोट किया है और इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्या सीन चल रहा है। टफ बताने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 25% है। कितने लोग हैं? सिर्फ 25% है। एवरेज बताने वाले लोग 55% है और इजी बताने वाले लोग 20% है। इसका मतलब 75% लोगों को यह पेपर इजी टू एवरेज लगा है। तो अब मेरा क्या ओपिनियन इस पेपर के बारे में, गाइस ऑनेस्टली बता रहा हूं, एज कंपेयर टू 18 सितंबर वाले लोगों के पेपर के अकॉर्डिंग ये पेपर जो 18 सितंबर को पेपर हुआ था उन लोगों से कंपेयर करते हुए ये पेपर इजी टू एवरेज था। रीजन उसका ये था कि इसमें पार्ट बी में जीके करने लायक आई थी। लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग पढ़ के गए होंगे जीके, वो जीके को अटेम्प्ट भी कर पा रहे थे, लेकिन 18 सितंबर को ऐसा नहीं था। 18 सितंबर को हाल कुछ और थे। 18 सितंबर को जीके ने पूरी बाजी पलट दी थी लोगों की, लोगों को हवा नहीं लगी थी। ऑनेस्टली जब 100 लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना कि जीके 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 हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 कमेंट ऐसे होंगे जो बोले हैं कि हमें जीके आती थी, हमें जीके भी ठीक लगी। ठीक है, बाकी जो 90 to 95 लोग हैं उन्होंने यही बोला था कि मैं 6 महीने से पढ़ रहा था, मैं 3 महीने से पढ़ रहा था, मैं 3 साल से पढ़ रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चला ये जीके कहां से पूछी थी। अगर किसी को इस लेवल की जीके आ रही है तो उसको ये वाली प्रिपरेशन छोड़ के आरएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लोगों ने तो यहां तक बोल दिया और कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि जब पता चला है कि जीके उस लेवल की आई थी तो सीरियसली उसी लेवल की आई थी। पार्ट ए की बात करेंगे, पार्ट ए भी इजी टू एवरेज था, पार्ट बी भी इजी टू एवरेज था 21 सितंबर वालों का। रेश कहां से क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं लेकिन ऊपर से थोड़ा सा आवरण लिया है पेपर का। तो पार्ट ए में रेशियोज के 3 क्वेश्चन थे जो कि तीनों पेपर में पूछे, ऑलमोस्ट 3 पेपर हैं, तीनों में पूछे हैं। सीएएस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। सीआरए फॉर्म्स के से रिलेटेड पूछा था, सीआरए 2 से रिलेटेड पूछा था, 234D की पेनल्टी पूछी थी या इंटरेस्ट पूछा था,
सीनियर सिटीजन टैक्सेबल स्लैब में कितनी एग्जाम्पशन होती है वो पूछी थी। 80 जीजीबी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो कंपनीज डोनेशन देती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। 80 जीजीसी में इंडिविजुअल देते हैं और जीजीबी में कंपनीज देती हैं, तो 10,000 से ऊपर वो कैश डोनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। मर्जर्स के 2-3 क्वेश्चन थे, जो मर्जर हमेशा पूछा जाता है, अमलगमेशन मर्जर, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जैसा कि बोला था इंपॉर्टेंट है टॉपिक, लेकिन पहले नहीं पूछा स्टार्टिंग 18 सितंबर वाले में, लेकिन इसमें पूछ लिया। वही जो एओ में पूछा था AS 14 अमलगमेशन मर्जर वाला, वही चीज इन्होंने पूछ ली है। कन्वर्जन कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑडिटिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग इज ए लग्जरी था। एक ऐसे 240 से रिलेटेड भी शायद क्वेश्चन था, मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप बता देना। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से 2-3 क्वेश्चन थे। इनकम टैक्स से बेसिक क्वेश्चन थे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ फॉर्म वगैरह पूछे थे शायद इनकम टैक्स से। और पार्ट बी में ओवरऑल बात करूं तो जीके इजी टू एवरेज रहा, अटेम्प्ट करने लायक था। जो पढ़ के गए होंगे ना उनको इजी टू एवरेज लगा, जो नहीं पढ़ रखे उनको तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। 32 क्वेश्चंस भी इजी ही रहे, टफ नहीं थे, अचीवेबल थे, आराम से कर सकते थे 25 क्वेश्चंस 32 में से। जहां पे 32 में से अगर आप 25 क्वेश्चंस कर पा रहे हो ना तो उसको इजी ही बोलते हैं, टफ नहीं बोलते हैं, ठीक है। इजी टू एवरेज ही 32 क्वेश्चंस 18 सितंबर वाले में भी आए थे, बट जो जीके था उसने पूरा होश उड़ा दिया था, इसीलिए ये पेपर थोड़ा ज्यादा टफ बन जाता है 18 सितंबर वालों के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप सबका मन में सवाल चल रहा होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नाम की कोई चीज नहीं होती है। जितने लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा ना उतने टॉप बच्चों को सेलेक्ट करा जाएगा और फिर उस अकॉर्डिंग उनके हिसाब से कट ऑफ दी जाएगी। 280 बच्चे नॉन टीएसपी एरिया में सेलेक्ट करेंगे, 31 बच्चे टीएसपी में, तो उससे डबल टाइम्स लोगों को ये लेंगे, तो 560 बच्चे लेंगे नॉन टीएसपी एरिया में और 62 बच्चे लेंगे ये टीएसपी एरिया में। तो ओवरऑल 622 बच्चों को ये सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से ये कट ऑफ निकालेंगे। जो फर्स्ट कट ऑफ है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो जो फर्स्ट कट ऑफ है वो आप मान सकते हो, एक एन एस्टिमेशन ले सकते हो, ये एक्यूरेट भी नहीं है, ये कोई आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चों ने इस लेवल के कट ऑफ को पार किया है और क्या रहेगी। बट ये जो ऊपरी ऊपरी देख रहे हैं आप खुद भी जज कर सकते हो। जनरल की 115 से 125 रह सकती है, ओबीसी की 105 से 115 रह सकती है, एससी एसटी की 95 से 105 रह सकती है, एसटी की 85 से 95 रह सकती है। ऐसा कुछ ये समीकरण बन सकता है। ये कोई एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ बेस्ड ऑन एन ओपिनियन है जो ऊपर ऊपर से नजर आ रहा है। दूसरा आपका एक और सवाल बैठता है, फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। फाइनल कट ऑफ में आप 10 नंबर मैक्सिमम ऊपर नीचे कर लो, उतने ही बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। 10 नंबर ऊपर होते ही ये बच्चे डबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि बच्चे जितनी वैकेंसी है उससे डबल सेलेक्ट करने हैं उनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो आप मैक्सिमम 10 मार्क्स का और इसमें एडवांटेज ले लेना। अगर 115 रहती है तो फाइनल 125 से ज्यादा नहीं जाएगी, आप टेंशन मत लेना। अगर 120 रहती है तो 130 से ज्यादा फाइनल नहीं जाएगी। तो ऐसा ही कुछ समीकरण रहने वाला है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल था कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, स्केलिंग होगी की। तो 21 वाला पेपर देखिए, देखो 18 सितंबर वाला पेपर देख के तो लग नहीं रहा था कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही शिफ्ट का पेपर एक समान सा था। क्योंकि किसी भी चीज को एक तरफा तरीके से जज नहीं किया जा सकता उसमें। हालांकि पार्ट ए में मींस जो अगर फर्स्ट शिफ्ट में देखे तो पार्ट ए ओवरऑल करके अगर कंक्लूड करें तो इजी था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा उन्होंने और भी टफ कर दिया था। 21 सितंबर वालों का तो दोनों ही इजी टू एवरेज जज कर पा रहे हैं अभी तक, जो जितने लोगों ने ओपिनियन दिया है उस बेस पे। तो नॉर्मलाइजेशन करना बनता है, स्केलिंग करना बनता है। स्केलिंग अपवर्ड स्केलिंग होती है, डाउनवर्ड स्केलिंग होती है, डिपेंडिंग ऑन के किस लेवल पे उनको कट ऑफ निकालनी है, ठीक है। तो आपके स्केलिंग में आपको ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। स्केलिंग के भरोसे अगर आप पास होने की सोच रहे हो तो आप पास नहीं होगे। अगर आपके वैसे ही नंबर आ रहे हैं जो नॉर्मली आप करके आए हो, उसमें भी आपके जो तुक्के जो आपने जजमेंट किया है उस बेस पे आंसर दिया है, अगर वो सारे सही बैठ रहे हैं, वो सारा समीकरण सही बैठ रहा है, तो आप एक उम्मीद लगा के बैठना, नहीं तो अगली वैकेंसी की तैयारी करने लग जाना। नहीं तो सीधी सादी बात होती है कि जो किस्मत का धनी होता है, जो धनवान होता है किस्मत का, जिसका दिनमान अच्छा होता है, उसकी नौकरी लगनी फिक्स होती है। बात कर लेते हैं आपके लिए कि अब आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रही है दोस्तों। तो मैं आपको सीधी सादी बात बता देता हूं, ये वैकेंसी खत्म हो चुकी है, इसका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी ये दे देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर प्रोबेबली रिजल्ट पूरा कंप्लीट आके तैयार हो जाएगा और 3 महीने में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस वैकेंसी को निकालने का मतलब ही ये होता है कि जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग करवानी है। इसके अलावा देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं
कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है किसके लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, संगणक के लिए। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने ये निकाला हुआ है, 250 वैकेंसी है और वन ऑफ द हॉट वैकेंसी में ये चल रहा है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, एसओ के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है, आप भरना चाहो तो भर सकते हो। ये वैकेंसी का फॉर्म 7 अक्टूबर तक चलेगा, 8 सितंबर से खुला था, अभी आप भर दोगे तो भर सकते हो, इजीली भर सकते हो। ये वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, मैं आराम से बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े हुए रहना। नॉन टीएसपी के लिए 220 वैकेंसी है, टीएसपी के लिए 30 वैकेंसी है, 250 कुल वैकेंसी है। इसके लिए स्पेसिफाइड एक वीडियो बनेगा, ठीक है। अभी मैं ऊपर से बता रहा हूं। इसके अलावा आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट पे निकली है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसे हमारे यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट बोलते हैं, वहां पे भी असिस्टेंट अकाउंट नाम की एक पोस्ट होती है और अच्छी पोस्ट होती है, जिसकी सैलरी हमारे यहाँ के जूनियर अकाउंटेंट से ज्यादा है। फिर से मेरी बात सुन लेना, अपने जूनियर अकाउंटेंट से ज्यादा सैलरी है वहां पे, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंट पोस्ट है और काफी पोस्ट निकली है। जनरल के लिए 109 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 56 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति यानी एससी के लिए 48 पोस्ट है और एसटी के लिए 3 पोस्ट है। तो ऐसे करके कुल मिला के 240 पोस्ट होती है ये, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। डेडिकेटेड वीडियो बना के सब कुछ समझाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या है। और इसमें भी कॉमर्स का सिलेबस है, मैं फिर से बता देता हूं। एक तो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, कंप्यूटर का जो पहला पेपर होगा, लेकिन उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा उसमें है अकाउंट्स, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स, ठीक है। तो उस पर अभी हमारी ऑलरेडी कमांड बनी हुई है, तो हम इस फॉर्म को भर देते हैं तो हम ऑलमोस्ट है ना सिलेक्शन के बहुत करीब रहेंगे, ठीक है। कंपटीशन इजी नहीं है, बट स्टिल ये फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म की थोड़ा सा प्राइस भी उतना ही है जितना हमारा जेवीवीएनएल का था, आरवीएनएल का था, स्टेट पावर कंपनीज का था। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि सब एक सिमिलर टाइप का निकालते होंगे कि उसी अकॉर्डिंग ये प्राइस सेट करते होंगे, बट काफ़ी ज़्यादा है प्राइस मेरे हिसाब से, इतना नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स फॉर्म भरने की सोचते हैं और 1200 रुपये प्राइस पे करना इस लाइक 2 बार सोचने में पड़ जाता है। एक गरीब आदमी 2 बार 1200 रुपये देने से पहले सोचता है, 200-300 तक तो वो एक बार हिम्मत करके आराम से भर देता है फॉर्म, लेकिन जहाँ पे 1200 पहुंच जाता है वहाँ पे 2 बार सोचता है। एक मैंने आपको संगणक का बता ही दिया, एक ग्राम विकास अधिकारी की भी पोस्ट निकली हुई है। इसका मुझे ज्यादा डिटेल्ड आइडिया नहीं है, बट ये निकला हुआ है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। आप अगर इसके लिए एलिजिबल हो, आपको इसकी इंफॉर्मेशन, तो आप ये भी भर सकते हो। 3 तो हॉट पोस्ट मैंने बताई दी, एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, एक असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एओसो, जिसका मैं ऑनेस्टली इंतजार कर रहा हूं कि वो पोस्ट आए तो हम उस पर काम स्टार्ट करें, ठीक है। एओसो का ये निकलेगा तो ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा। कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपीपीएससीएल में मैं आपका पूरा साथ देने की कोशिश करूंगा। यूजीसी नेट से अगर रिलेटेड किसी को कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाओगे, उस पे जो एडमिट मिलेगा वो। और ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ आप मानोगे नहीं, मैंने 3 बार यूजीसी नेट दिया है, मैंने तीनों बार कॉमर्स से यूजीसी नेट क्रैक करा है। इवन मैं जेआरएफ से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ठीक रहते बचता हूँ, ठीक है। और इस बार भी मैंने यूजीसी नेट भरा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम भरा है, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, और मैं प्रिपरेशन भी नहीं कर पाया, तो देने का कोई मतलब भी नहीं है। फॉर्म तो भर रखा था और मैंने 3 बार भरा है, तीनों के तीनों बार मेरा ऑलमोस्ट जेआरएफ से जस्ट 1-2 क्वेश्चन पास में रहता है। तीनों बार मेरा यूजीसी नेट तो बहुत दूर से क्लियर हो जाता है। मींस अब मैं बोल रहा हूं जब जेआरएफ के जस्ट पास में रहता हूं, तो आप ये मान सकते हो यूजीसी नेट तो बहुत दूर रह जाता है। यूजीसी नेट तो हर चांस में इजीली क्रैक हो गया है मेरा, ठीक है। तो आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो वो भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एएसओ में मैं आपकी हेल्प करूंगा, कंप्यूटर वाले में हेल्प करूंगा, यूपीपीसीएल में हम हेल्प करेंगे, और भी अभी जल्दी कुछ ना कुछ वैकेंसीज आती जा रही है। अपना प्रिपरेशन का फ्लो बिल्कुल भी ढीला मत होने देना, कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहना। सरकारी नौकरी आप ही की लगनी है अगर किसी की लगनी है तो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। अब जो आपको टाइम मिला है ना, इसमें सिर्फ आप एक चीज कर सकते हो, आपका जो जैसे रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इन सबको इंप्रूव कर सकते हो। देखो आपकी कोर फील्ड की जो डिमांड है ना, जो डोमेन नॉलेज है, वो जब भी वैकेंसी निकलेगी तब आप दोबारा उस पर कमांड बना सकते हो। बस आप मटेरियल पूरा तैयार रखना और आप मॉक टेस्ट देना। हर बार जब भी कोई पेपर होता है ना, उसका मॉक टेस्ट देना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पेपर से पहले आइडिया हो जाता है कि आप कहां पे चूक कर रहे हैं, कहां पे फेल हो रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, जजमेंट में क्या गलतियां आ रही है, कैसे क्वेश्चंस हमें छोड़ने, कैसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। दोस्तों आपका साथ पाकर बहुत अच्छा लगा है मुझे ऑनेस्टली। वीडियोस और भी आएंगे, कंटिन्यूसली आएंगे, और भी आप डिमांड करना कि ये
टेस्ट सीरीज लॉन्च इस बार तो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने बोला था मॉक टेस्ट देना। किसका देना मैंने ये भी बताया था, कई लोगों को बताया था कि विश्नोई सर है, वो मेरे को बहुत जेन्युइन लगते हैं यार, अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, और वो एओ के टॉपर भी रहे हुए हैं, तो ऑनेस्टली, और उनके जो बात करने का तरीका है वो सही में अच्छा है। बाकी एक दो टीचर तो ऐसे निकल के आए हैं, सही बता रहा हूं मैं, कि आता जाता कुछ नहीं है, जैसा भी कैसा भी कहीं से भी पेपर उठ के आ जाए, उनका एक ही वाणी होती है कि ये पेपर हमारे 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 कंटेंट में से आया है, जीके हमारे 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 कंटेंट में से आई है। आप मेरे को दिल पे हाथ रख के बता देना, जीके इतनी लिमिटलेस है कि वो किसी एक बुक में से आती है क्या? उसको पढ़ने के लिए भंडारा भरा पड़ा है, 50 तरीके की बुक होती है, किसी किस्मत में से लग जाता है तो लग जाता है, बात ये। लेकिन ओवरऑल जो जीके पढ़नी पड़ती है वो यही होती है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, उसको बोलते हैं हम जीके। तो आप ये मत सोचना किसी की बुक में से आता है, उस वो बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, बुक सारी ही अच्छी होती है, बुक में क्वेश्चंस होता है, बुक में ज्ञान होता है, आपको ज्ञान लेना होता है, बात ये है। लेकिन एक टीचर में नाम लेने की इच्छा भी है दिल से और नहीं भी है, वो टीचर कुछ भी हो वो ऐसे बोल रहा है। ये जेवीवीएनएल की प्रिपरेशन करा रहा था और बच्चों ने मुझे, कईयों ने ये भी बताया कि प्रिपरेशन में सिर्फ बेसिक ही पढ़ा के छोड़ दिया था उन्होंने, और अभी भी ये दावा कर रहा है कि हमारे बच्चे बहुत कुछ अच्छे अच्छे करके आए हैं। मींस ये बच्चों से नहीं, खुद के मन से बोल रहे हैं वो लोग। ये क्वेश्चन आ गया था और ये क्वेश्चन आ गया था, ऐसे वीडियो मैंने भी देखे हैं, ऑनेस्टली देखे हैं। विश्नोई सर की खुद तारीफ करता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने सही ढंग से प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए हैं, सब कुछ कंडक्ट करवाया है, आपके साथ भी बने रहे हैं, जैसे जैसे टाइम मिला है उन्होंने पूरी अपने पूरा एफर्ट डाल के पूरा देने की कोशिश करी है। तो ऑनेस्टली गाइस, अगर उनका आपने ज्वाइन कर रखा था तो सही था, आपका एक तरीके से डिसीजन सही था, और फिर उसके बाद भी क्वेश्चंस नहीं आए तो उसके लिए किसी भी टीचर को आपको टोकना नहीं चाहिए, किसी भी टीचर को नहीं पकड़ना चाहिए। किसी भी टीचर पेपर सेट कर रहा होता ना तो अपने बच्चों को डायरेक्टली बोल देता कि ये क्वेश्चंस आएंगे, आप पढ़ के चले जाओ। कोई भी टीचर ये सेट नहीं करता, टीचर हमेशा पास्ट ट्रेंड, पास्ट पेपर्स और जिस लेवल पे, कौन से लेवल पे कैसा पेपर बनता है उस बेस पे बताता है। ठीक है, इस बार थोड़ा 18 वालों के लिए थोड़ा सा उलटफेर कर दिया था, लेकिन 21 में देखो ऑलमोस्ट वैसी ही चीज आई है। 45 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, उसमें भी कर सकते थे, लेकिन दिमाग लगा के करना था। इसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया है यहाँ पे, और फिर बच्चे संभल भी गए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, इस चैनल पे कई लोग क्या है कि बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। बहुत लोग अच्छे भी हैं जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, लेकिन बहुत लोग है ना नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। देखो, एक कमेंट मैं आपको डायरेक्टली पढ़ के सुना देता हूं कि वीडियो लंबा नहीं करना, फिर भी कि दिस इज द की फैक्टर। मेरी बात को गलत मत समझना, पर हम सबने फॉर्म फिल किया है, पर क्वेश्चन पैटर्न शेयर नहीं करना था। ये कंपटीशन है, और जब हम इन यूट्यूबर्स को क्वेश्चन बताते हैं तो वो अपने यूट्यूब व्यूज बढ़ाने के चक्कर में उन लोगों के साथ चीटिंग करते हैं जो पहले एग्जाम दे चुके हैं। दोस्तों, चलो हम आपको क्वेश्चंस नहीं बताते हैं, लेकिन आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हो, किसी चैनल पे कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो आप क्यों सोच के करते हो? क्योंकि आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है। यानी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको यहां से कुछ ना कुछ मिलने वाला है, कुछ आपकी जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट होने वाला है, आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होने वाला है। यहां से आप कुछ रिवाइज कर पा रहे हो, कुछ लिख पा रहे हो, कुछ नोट्स ले पा रहे हो, या कोचिंग कर पा रहे हो, या कुछ भी आपका ट्रस्ट जनरेट होता है ना, तभी आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। यूट्यूब व्यूज से एजुकेशनल चैनल पर पैसे नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स से जाके पूछो, हम तो बहुत ज्यादा छोटे लेवल के, मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा। इससे सिर्फ एक चीज मिलती है, वो है नेटवर्क। और अगर वो आप ट्रस्ट गेन करते हो ना, तभी वो नेटवर्क इंक्रीज होता है, तभी वो नेटवर्क रिटेन रह पाता है। वरना अगर आपने झूठ माट का लोगों को ऐसे अंधा गोली देते रहे तो वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो विश्वास रखो मन में, आप ही का सिलेक्शन होगा। प्लीज नेगेटिविटी क्रिएट मत करना, वरना मैं अब के इस ऐसे कमेंट्स को एग्जिस्ट नहीं करने दूंगा। वैसे लोग करते हैं, दिल से करते हैं कमेंट्स, तो इसीलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। ज्यादातर लोगों के रिप्लाई आते ही आते हैं, पूछ लेना जिसके रिप्लाई नहीं आए, मींस मैं दे देता हूं। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली चौथी वैकेंसी के बारे में पूछ रहा है जिसका मेरे को आइडिया नहीं है, तो फिर मेरे को वो कमेंट को ड्रॉप करके अगले का कमेंट का रिप्लाई करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिजल्ट भी आ जाएगा, ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, डबल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, और क्या बाकी रह गया? ऑलमोस्ट सारी चीज बता दी है मैंने। पेपर पार्ट 2 वाला शिफ्ट ज्यादा टफ रहा। 18 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर था वो सबसे ज्यादा टफ पेपर था, एज पर द जो डेटा मिला है हमें। ठीक है, उससे जो सेकंड नंबर का टफ पेपर था वो था फर्स्ट शिफ्ट का 18 सितंबर, और ये 21 सितंबर वाला पेपर तो ईजी था, इजी टू एवरेज ही था। ये ही जज कर रहे हैं अभी तक, जितने वोट, जितने ओपिनियन, सब कुछ मिले हैं। ठीक है, उस बेस पे सिर्फ ये ही जजमेंट हो पा रहा है। ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहना, अच्छे से नोटिफिकेशन समझाऊंगा कंप्यूटर की, यूपीपीसीएल की, और भी एसओ की, एएसओ की, हर तरीके की वैकेंसी की हम कनेक्शन बनाए रखेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।